तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जीजुन अपने रूम में रात के वक्त अपने क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो 10 क्रिस्टल्स की पावर को एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। उसी वक्त उसकी बॉडी से ब्लैक कलर की वही एनर्जी निकलती है और उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करती हूँ। वो वहाँ पर जो 10 क्रिस्टल्स पड़े होते हैं वो सिर्फ एक ही झटके में 10 क्रिस्टल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवा देती है। जीजुन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतनी जल्दी से इतनी सारी क्रिस्टल की एनर्जी को अपनी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब कर लिया। वो ब्लैक एनर्जी उसे कहती है इतना काफी नहीं है, मुझे और ज्यादा चाहिए। और जीजुन की बॉडी के अंदर से वो ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर निकलती है और सीधी उस थैले के अंदर जाकर घुस जाती है जिस थैले के अंदर क्रिस्टल्स पड़े होते हैं। जीजुन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कि इस एनर्जी के पास अपनी कॉन्शियसनेस है और ये तो यहाँ पर इस थैले को भी ढूंढ सकती है जिसके अंदर क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं। मतलब वहाँ से काफी दूर पड़ा होता है, लेकिन जीजुन अपने बिस्तर पर बैठा होता है। वहीं से एनर्जी निकलकर जीजुन की बॉडी के अंदर आ रही होती है। जीजुन कहता है मेरे पास टोटल 30 एनर्जी क्रिस्टल्स थे और उनके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलकर मेरी बॉडी में आ रही है। इतनी स्पीड के साथ ये सारी एनर्जी मेरी बॉडी में घुस रही है, ये स्पीड तो बहुत ज्यादा डरावनी है। साथ ही जीजुन एक जबरदस्त चीख मारता है और इसी चीख के साथ ही महसूस होता है जैसे कि वो 5th लेवल पर पहुंच चुका है कि उसकी बॉडी के जितने भी पोर्स होते हैं वो सारे के सारे खुल चुके हैं। तो जीजुन अब अपने आसपास में महसूस कर सकता है उसके आसपास बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है और वो डायरेक्टली इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकता है। जीजुन कहता है तो क्या वाकई में 5th लेवल ऐसा होता है, अब मैं रिदमिकल ब्रीदिंग स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह महसूस नहीं किया। तो जीजुन फाइनली कहता है तो मैं सक्सेसफुल रहा, मैं अपने 5th लेवल पर प्रमोट हो चुका हूँ। पहले तो जीजुन वहाँ पर काफी मजा ले रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है और सामने की तरफ देखता है तो उसके सारे क्रिस्टल्स गायब हो जाते हैं। जीजुन कहता है ये क्या, मेरे पास तो सारे क्रिस्टल्स गायब हो गए हैं, वो सारे मैंने एब्जॉर्ब कर लिए। अपने थैले की तरफ देखता है, चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये तो वाकई में सारे के सारे क्रिस्टल्स गायब हो गए हैं। जीजुन भागता हुआ अपने थैले की तरफ आगे बढ़ता है और उसको उठाकर उल्टा है तो उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। वो चिल्लाकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अभी तो इतने सारे क्रिस्टल्स कमाए थे और ये सारे चले गए, इसका मतलब मैं फिर से गरीब हो गया हूँ। लेकिन उसके पास जो टॉप ग्रेड के 4 स्टोन्स थे वो अभी भी मौजूद होते हैं। जीजुन कहता है चलो शुक्र है कि मेरे पास 4 क्रिस्टल्स तो बचे हुए हैं, अगर ये भी एब्जॉर्ब हो जाते तो फिर तो मैं बहुत ज्यादा गरीब हो जाता। फिर साथ ही जीजुन कहता है इस ब्लैक एंड व्हाइट लाइट का मसला क्या है, मेरी बॉडी के अंदर है और मेरा काफी ज्यादा साथ दे रही है, इसका ओरिजिन क्या है कि पावर्स तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग और पावरफुल है। जीजुन अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त एक कॉकरोच उसके पाँव के साथ आकर टकराता है। जीजुन एक जोरदार चीख मारता और कहता है ये तो एक कॉकरोच है। फिर साथ ही वो अपने पाँव के साथ उसे सामने की तरफ फेंकते हुए कहता है यहाँ से दफा हो जाओ, ये प्राइवेट रूम है, ये मेरा रूम है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। लेकिन वो कॉकरोच वहाँ से नहीं हटता। तो जीजुन अपने पाँव को उठाता और कहता है तुम्हें यहाँ पर मौत की सजा दी जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की। जीजुन अपने पाँव को उठाकर उसके ऊपर मारता है, लेकिन वो कॉकरोच बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ उसके पाँव से निकलकर दीवार पर चढ़ जाता है। जीजुन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो मिस कर दिया। लेकिन जैसे वो अपने पाँव के नीचे देखता है तो उसके पाँव के नीचे सारा फर्श टूट चुका होता है। जीजुन कहता है मुझे एक बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है, जैसे कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। लेवल अप करने के बाद जीजुन की स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो उसने जब कॉकरोच के ऊपर पाँव मारा था उसके घर के नीचे का फर्श टूट चुका है और साथ ही दीवारों के ऊपर भी क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो चिल्लाना शुरू कर देता और कहता है मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और वो भागते हुए अपने घर से बाहर आ जाता है, जबकि उसका पूरा घर वहीं पर नीचे गिर जाता है। अगली सुबह जब बटलर वापिस आता है उसके टूटे हुए घर को देखकर कहता है ये क्या हुआ। जीजुन उसे कहता है रात के वक्त यहाँ पर तूफान आया था। बटलर उसे कहता है यहाँ पर कैसा तूफान आया था जिसने सिर्फ तुम्हारे घर को तोड़ा है, बाकी के सारे घर तो सही सलामत हैं। जीजुन उसे कहता हो सकता है कि उस तूफान ने जानबूझकर सिर्फ मेरे घर को निशाना बनाया हो कि मैं एक जीनियस डिसाइपल हूँ, इसलिए ऐसा हो सकता है। बटलर चिल्लाकर उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मेरे साथ झूठ बोल रहे हो, मुझे ये बताओ कि तुमने इस घर में रात में क्या किया है जो तुमने इस पूरे घर को ही तोड़ दिया। जीजुन उसे कहता है मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। फिर वो बाकी के डिसाइपल्स को फाइटिंग हॉल की तरफ जाते हुए देखकर कहता है मुझे अभी बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है, इसलिए मैं ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे घर के बटलर हो, तो इस घर को दोबारा से रिपेयर करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। क्योंकि बटलर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है वापस आओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये काम मेरा है या तुम्हारा है। क्योंकि जीजुन वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता हुआ डिसाइपल से काफी आगे निकल आता है और कहता है चलो शुक्र है कि उस बटलर से जान छूटी। तो सामने की तरफ देखता है तो उनके सामने मार्शल आर्ट्स का हाल होता है। वो सभी लोग देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो कहते हैं तो फाइनली हम लोग मार्शल आर्ट्स के एंट्रेंस तक पहुंच ही आए हैं। वो फाइनली हम लोग मार्शल आर्ट्स हॉल में जाने वाले हैं। जीजुन अभी वहीं पर खड़ा होता है और एंट्रेंस से अंदर जाने लगता है तो एक लड़का पीछे से आता है और उसे कहता है क्या तुम्हारा नाम जीजुन है। जीजुन उसे कहता है हाँ मेरा नाम जीजुन है, तुम कौन हो। वो लड़का उसे कहता है मेरा नाम यूमिंग होंग है, तुम्हारे जूनियर ब्रदर शैनमो ने मुझे यहाँ पर कोई चीज देकर भेजा है, उसने कहा था कि मैं तुम्हें दे दूं। जीजुन उसे कहता है क्या वाकई में शैनमो ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, शैनमो कैसा है, वो कहाँ
कहाँ पर है। योमिंग उसे कहता है सीनियर ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर भी वो काफी अच्छे से है, लेकिन उसके बारे में जो कुछ भी है वो टॉप क्लास सीक्रेट है, इसी वजह से उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता, एल्डर्स को भी बताने की इजाजत नहीं है। जिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है जिस तरह ये लड़का मुझे उसके बारे में बता रहा है लगता है कि वो एल्डर्स के साथ है और उसका फ्यूचर तो बहुत ज्यादा सफल है, इसलिए मुझे उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। योमिंग अपने पास से एक तलवार निकालता है और उसे कहता है ब्रदर शैनमो ने ये देने का कहा था, उसने कहा कि तुम इसको अच्छे से संभाल कर रखोगे, ये तुम्हारे काम आएगी। जीजन उसे कहता है आयरिस कपड़े के अंदर तुमने क्या लपेटा हुआ है। वो आगे बढ़ता है और उसे बताता है इसके अंदर वो तलवार है, वो स्पिरिट वेपन, इसको ल्यूजू के साथ फाइट करते हुए तुमने तोड़ दिया था। जीजुन कहता है लेकिन मैंने तो वाकई में इसको तोड़ दिया था, ये तो टूटी हुई तलवार है, मैं इसका क्या करूंगा। योमिंग उसे कहता है तुम्हारे ब्रदर शैनमो ने इसको जोड़ दिया है सिर्फ तुम्हारे लिए, इसलिए इस वेपन को तुम ही यूज करोगे और इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। जीजुन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है शैनमो तो वाकई में बहुत ही अच्छा बच्चा है, मैंने तो उसको दोस्त बनाकर बहुत ही अच्छा किया। योमिंग उसे कहता है अब जबकि हम दोनों इस मार्शल आर्ट्स हॉल में जाने वाले हैं तो क्यों ना हम दोनों इकट्ठे वहाँ पर जाएं। जीजुन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, शैनमो का दोस्त मेरा भी दोस्त है, चलो इकट्ठे अंदर चलते हैं। ये लोग जैसी एंट्रेंस को पार करते हुए अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एरिनाज होते हैं। सभी लोग एरिना को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या, हमें तो यहाँ पर आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है और हमें यहाँ पर अभी से फाइट करना होगी। योमिंग कहता है हमें यहाँ पर आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है, हमें यहाँ पर फाइट करना पड़ेगी, लगता है कि मैंने इस बारे में जो कुछ भी सुना था वो बिल्कुल सच है। जीजुन कहता है तुमने किस बारे में सुना था। योमिंग उसे कहता है मैंने सुना था कि यहाँ पर हजारों की तादाद में आउटर डिसाइपल्स होते हैं, इन एल्डर्स यहाँ से सिर्फ कुछ ही डिसाइपल्स को अपने लिए चुनते हैं जिनको वो पर्सनली टीच करेंगे, बाकी सभी लोगों को आम से टीचर ही सिखाया करेंगे। जीजुन भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है इस बार तो यहाँ पर 20,000 आउटर डिसाइपल्स हैं, इन 20,000 में से एल्डर सिर्फ कुछ ही बच्चों को चूज करेंगे स्पेशल टीचिंग के लिए, बाकी सभी का क्या होगा। योमिंग उसे कहता है उन सभी लोगों को खुद ही मेहनत करना पड़ेगी और खुद से अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो है चाहे वो सारे आउटर डिसाइपल्स कितनी ही ज्यादा मेहनत क्यों ना कर लें, चाहे किसी भी एल्डर से वो लोग स्टडी क्यों ना कर लें, वो लोग उन आउटर डिसाइपल्स के मुकाबले पर नहीं आ सकते जिनको यहाँ पर चारों बड़े एल्डर्स खुद टीचिंग देंगे। वो सारे बच्चे जो यहाँ पर चुने नहीं जाएंगे तो वो भी आउटर डिसाइपल, लेकिन बाकी के आउटर डिसाइपल्स के मुकाबले में वो सिर्फ हाक के बराबर होंगे। जीजुन कहता है मुझे यहाँ पर किसी के पैरों की खाक नहीं बनना, बल्कि मुझे एक राइजिंग वॉरियर बनना है, मुझे यहाँ पर 20,000 डिसाइपल्स को हरा कर टॉप पर पहुँचना है। जीजुन यहाँ पर जैसे ये बात करता है कि मुझे टॉप पर पहुँचना है, उसी वक्त वहाँ पर एक एल्डर आती है और एल्डर उसे पकड़कर अपनी चेस्ट के साथ लगा लेती है। वो मास्टर उसे कहती है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट बच्चे हो और तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मुझे कॉन्फिडेंस वाले बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हैं। जीजुन की नाक के अंदर से ब्लड बह रहा होता है क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की की चेस्ट के साथ लगा है। फिर साथ ही उस मास्टर की नजर योमिंग पर पड़ती है, वो कहती है ये लड़का भी कुछ कम क्यूट नहीं है, ये भी तो काफी ज्यादा क्यूट है। एल्डर लैन भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं एल्डर चुन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इन बच्चों के साथ खेलना बंद करो, पहले हम लोग यहाँ पर अपना ऑफिशियल काम पूरा कर लेते हैं। योमिंग एल्डर चुन का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है। एल्डर चुन आगे बढ़ती है और योमिंग का बाजू भी पकड़ लेती है और मास्टर लैन से कहती है तुम यहाँ पर मुझे एल्डर क्यों कह रहे हो। एल्डर का नाम सुनते ही ऐसे लगता है जैसे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। एल्डर चुन उनसे कहती है मेरा नाम चुन जू जैन है, तो सभी लोग चाहो तो मुझे यहाँ पर सीनियर सिस्टर जैन भी कह सकते हो, या फिर चाहो तो तुम लोग मुझे सिस्टर चुन भी कह सकते हो। बच्चे जैसे वहाँ पर एल्डर चुन का नाम सुनते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनमें से कुछ कह रहे होते हैं हमने तो सुना है कि एल्डर चुन लीड डिसाइपल्स की ट्रेनिंग की जिम्मेदार हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है, हम सभी लोग तो यहाँ पर नए आए हैं, तो सभी के टेस्ट के लिए यहाँ पर एल्डर चुन को क्यों बुलाया गया है। सिस्टर चुन जीजुन से कहती है सुरख बालों वाले क्यूट लड़के तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, मैं बाद में तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आऊंगी। जीजुन से कहता है हाँ क्यों नहीं, जब चाहे तुम मेरे पास आ सकती हो। तो मास्टर चुन जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर जाकर स्टेज पे खड़ी हो जाती है और कहती है चलो ठीक है अब सभी लोग सीरियस हो जाओ, तुम सभी लोगों को यहाँ पर न्यूली रिक्रूट किया गया है, तुम सभी लोग आउटर डिसाइपल बनने के लिए यहाँ पर आए हो, कि तुम सभी लोग आउटर डिसाइपल बन चुके हो, लेकिन टियानजू पीक में यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट है, या फिर हम लोग इसको टेस्ट नहीं इसको ट्रेनिंग कहेंगे, ये तुम्हारी पहली ट्रेनिंग मैच है, हम इसको एमेच्योर मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट कहेंगे, तुम सभी को टूर्नामेंट में फाइट करके अपनी एबिलिटीज को साबित करना होगा। मास्टर लैन उनसे कहते हैं इस वक्त यहाँ पर टोटल 180 बच्चे खड़े हैं, ये सभी के सभी बच्चे डिसाइपल के टेस्ट को पास करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं एल्डर लैन और मेरे साथ एल्डर चुन हम दोनों तुम्हारे इस एग्जामिनेशन को क्लोजली देखेंगे और तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटीज को देखेंगे तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा दम है। हमने यहाँ पर तुम्हारे इस टूर्नामेंट के जीतने पर तुम्हारे लिए इनाम का बंदोबस्त किया है, तुम में से जो टॉप 8 होंगे उन्हें यहाँ पर 100 एवरेज ग्रेड के क्रिस्टल्स दिए जाएंगे। मिस्टर चुन उनसे कहती है सिर्फ इतना ही नहीं, तुम में से जो टॉप 3 पोजीशंस पर होंगे यहाँ पर वेपन स्टोरेज के अंदर जाने का मौका मिलेगा, जहाँ से वो लोग अपने लिए बेस्ट मैनुअल्स को चूज कर सकते हैं, उन्हें 2 मैनुअल्स को चूज करने का मौका मिलेगा। मास्टर लैन उनसे कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, तुम में से जो भी यहाँ पर फर्स्ट प्लेस के ऊपर आएगा, जो भी इस टूर्नामेंट को जीत
जीतेगा कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा 100 स्पिरिट स्टोन्स दिए जाएंगे, यानी कि उसके पास टोटल 200 स्पिरिट स्टोन्स हो जाएंगे। जीजुन भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पर आता हूँ तो मुझे यहाँ पर 200 स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। सिस्टर चुन उनसे कहती है तुम सभी बच्चे इस मैच के लिए अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हो क्योंकि तुम्हें पता है कि इस मैच को जीतने पर तुम्हें इनाम मिलेगा। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग टूर्नामेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग जल्दी से इस टूर्नामेंट को कंप्लीट करने के लिए रेडी हैं ताकि हमें इनाम मिल सके। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जहाँ पर फर्स्ट फाइट हमारी जीजुन की होने वाली है। क्या जीजुन यहाँ पर अपनी फर्स्ट फाइट को जीत पाएगा या नहीं, तो हम लोग कल की एपिसोड में ही देख पाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।